हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं घटना चक्र बिहार तथ्यसार की एक नई सीरीज। ये मैगजीन आपकी 2024 के लिए एक लेटेस्ट मैगजीन है और आपके बिहार के सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपका जीएस प्लस करंट अफेयर बिहार का ये आपका दोनों यहाँ पर कवर हो जाएगा। स्टैटिक प्लस करंट अफेयर का पोर्शन ये मैगजीन आपका काफ़ी अच्छे से कवर करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मैगजीन, तो इसे हम यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे। आपको इसे शुरू से लेकर आखिर तक इसकी सभी क्लासेस को अच्छे से देखना है, लर्न करना है। चाहे तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैगजीन के चैप्टर्स, तो ये यहाँ पर आपके चैप्टर्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम बिहार के सामान्य परिचय से रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट डेटा है, फैक्ट है, उसे हम यहाँ पहले चैप्टर में कवर करेंगे। इसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर है ये है बिहार जाति आधारित जनगणना 2022-23। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसे आपको अच्छे से यहाँ पर याद करना है। तीसरा चैप्टर है आपका बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास यहाँ पर आपका काफी अच्छे से कवर हो जाएगा। देन फोर्थ चैप्टर है बिहार का भूगोल, तो बिहार का भूगोल भी यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा। देन नेक्स्ट चैप्टर है आपका बिहार का पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। देन बिहार की राज व्यवस्था की हम बात करेंगे, बिहार की अर्थव्यवस्था को यहाँ पर कवर करेंगे। जितना भी लेटेस्ट डेटा है बिहार की इकोनॉमी से रिलेटेड, इसे हम यहाँ पर कवर करेंगे। देन बिहार में खनिज, ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। देन बिहार में उद्योग एवं कारखाने, इस टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करेंगे। बिहार की भौतिक अवसंरचना, यानी कि बिहार का जो भूगोल है, भौतिक अवसंरचना है, इसे हम यहाँ पर कवर करेंगे। देन आपका नेक्स्ट चैप्टर है बिहार में ऊर्जा संसाधन, मानव संसाधन, पर्यटन की हम यहाँ पर बात करेंगे। बिहार की योजनाएं, पहले कार्यक्रम, ये आपका सारा इस चैप्टर में कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बिहार में कला एवं संस्कृति, तो बिहार में जो आर्ट एंड कल्चर है वो आपका यहाँ पर कवर होगा। देन यहाँ पर कुछ मिसलेनियस टॉपिक दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं, इन्हें हम यहाँ पर कवर करेंगे। देन आप देख सकते हैं बिहार का करंट अफेयर, तो बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो आपका इस चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से कवर करेंगे। देन बिहार के जनपद, तो बिहार के जनपद यहाँ पर आपके कवर होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित एक राज्य है। यह राज्य पूर्णतः स्थलरुद्ध लैंडलॉक्ड है। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार एक लैंडलॉक राज्य है। लैंडलॉक क्या होता है? लैंडलॉक का मतलब होता है जब किसी राज्य की सीमा समुद्र से टच ना करती हो, वह चारों तरफ से भूमि इसके चारों तरफ हो, तो वह राज्य आपका लैंडलॉक होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिहार के एक सामान्य परिचय की। तो बिहार के बारे में जो आपको नॉर्मल फैक्ट्स पता होना चाहिए, और यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि बिहार भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित एक राज्य है। और बिहार कैसा राज्य है? एक लैंड लॉक्ड राज्य है। ठीक है, बिहार पूर्व में अपेक्षाकृत नमी वाले पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य के मध्य अवस्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि बिहार राज्य की सीमा कौन कौन से राज्यों को टच करती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बिहार की सीमा पूर्व में पश्चिम बंगाल से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से टच करती है। यह बिहार को जलवायु के दृष्टिकोण से संक्रमणकालीन स्थिति प्रदान करती है। यह उत्तर में नेपाल देश तथा दक्षिण में झारखंड राज्य से घिरा है। बिहार राज्य की उत्तरी सीमा किससे टच करती है? नेपाल देश से। और दक्षिण में बिहार के कौन सा राज्य है? तो झारखंड राज्य है। तो यहाँ पर आपने देखा कि बिहार चारों तरफ से कौन कौन से राज्यों से सीमा टच करता है। एक बार फिर से आपको बता दें कि बिहार आपका पूर्व में पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, पश्चिम में आपका यूपी से, उत्तर प्रदेश से, उत्तर में नॉर्थ में नेपाल से सीमा टच करता है, और साउथ में झारखंड राज्य से सीमा टच करता है। बिहार का इतिहास बेहद समृद्ध है, परंतु विकास की असीम संभावनाओं के बावजूद बिहार उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया है जिसका वह हकदार है। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं, बात करते हैं बिहार के नाम की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं
बिहार के नाम की अगर बात करते हैं तो बिहार संभवतः बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा है। बात करते हैं राजधानी की तो बिहार की राजधानी पटना है। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस फैक्ट को आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, स्थापना दिवस से ही रिलेटेड है। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के द्वारा की गई थी। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे? आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा कब, कहां, किसके द्वारा की गई थी। तो आपने यहाँ पर देखा कि बिहार को बंगाल से पृथक प्रांत बनाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के द्वारा की गई थी, ठीक है। देखिए, इसके अलावा 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा विधिवत जारी की गई। इससे पूर्व बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था। तो पहले बिहार बंगाल का भाग था, लेकिन कब आपका 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा इन दोनों को मिलाकर एक संयुक्त प्रांत के गठन की घोषणा की गई। इसके बाद तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हर्डिंग द्वितीय ने भारत सरकार अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार एवं उड़ीसा प्रांत की सीमाओं के साथ निर्माण के संबंध में अंतिम औपचारिक घोषणा की। वर्ष 1912 से पूर्व बिहार ग्रेटर बंगाल के एक हिस्से के रूप में एक उपराज्यपाल एवं कलकत्ता में उनके सचिवालय द्वारा शासित था। इसके बाद बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आए। तो आप देख सकते हैं बिहार एवं उड़ीसा ये संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आए थे। 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद के गठन का आदेश पारित किया गया। देन 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार एवं उड़ीसा ये दोनों अलग अलग राज्य कब बने थे तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा को अलग अलग राज्य के रूप में बना दिया गया। तो यहाँ पर हम चीजों को टू द पॉइंट देख रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं उन्हें हम यहाँ पर टू द पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आप देख सकते हैं बिहार और उड़ीसा आपके अलग अलग राज्य बन चुके हैं। अभी 25 अप्रैल 2000 को पृथक राज्य झारखंड के गठन के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा ने एवं 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को पारित कर दिया। इसके बाद 25 अगस्त 2000 को विधेयक पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर KR नारायण की मंजूरी के साथ बिहार राज्य 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। तो यहाँ पर काफी अच्छे से बिहार का जो स्थापना दिवस है, बिहार के स्थापना दिवस की जो एक टाइमलाइन है, यहाँ पर आपने एक टाइमलाइन देखा तो इसे यहाँ पर काफी अच्छे से बताया गया है। पहले जो बिहार और उड़ीसा थे ये बंगाल का पार्ट हुआ करते थे। पहले इसको बंगाल से अलग किया गया, तब बिहार और उड़ीसा दोनों एक ही राज्य थे, झारखंड भी इन्हीं के साथ था। फिर बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। देन आप देख सकते हैं फिर बिहार से झारखंड को भी 15 नवंबर 2000 को अलग कर दिया गया, ठीक है, और ये एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया। तो आई होप कि आपने इस टाइमलाइन को काफी अच्छे से समझा होगा और आपको इसे याद रखना है विद डेट, ठीक है। ये डेट भी आपसे पूछ ली जाती है। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ये पॉइंट भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। चलिए अभी बात करते हैं बिहार के उच्च न्यायालय की, हाई कोर्ट की। देखिए बिहार का जो आपका उच्च न्यायालय है ये पटना में है, ठीक है। उच्च न्यायालय भवन की आधारशिला 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रखी गई थी। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि बिहार उच्च न्यायालय की जो आधारशिला है ये 1 दिसंबर 1913 को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रखी गई थी। उच्च न्यायालय का उद्घाटन
3 फरवरी 1916 को किया गया। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 9 फरवरी 1916 को कटक खंडपीठ के रूप में की गई थी। चलिए अभी देखते हैं बिहार राज्य को क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का राज्यों में तो भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है बिहार। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन के पश्चात से इसका 12वां स्थान हो गया है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां स्थान लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात है। तो ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा कि बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत के राज्यों में 12वां स्थान है, ठीक है। बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है बिहार का? तो तीसरा स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो बिहार की राजकीय भाषा आप यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा यहाँ पर उर्दू है। चलिए अभी देखते हैं राजकीय प्रतीक। बिहार में राजकीय प्रतीक क्या सब चीजें हैं। देखिए बात करें राजकीय वृक्ष की तो राजकीय वृक्ष बिहार का पीपल है। राजकीय पुष्प बिहार का गेंदा है। राजकीय पशु यहाँ पर बैल है। 2013 से पहले रीछ था लेकिन अभी क्या है? अभी बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है, पहले नीलकंठ था, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं बिहार के भौगोलिक परिदृश्य की। देखिए बिहार का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार यहाँ पर आपको याद करना है क्योंकि ये स्टेट के एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 20 10 से 27 डिग्री 31 15 उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार क्या है? देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 50 से लेकर 88 डिग्री 17 40 पूर्वी देशांतर। तो ये चीज यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बात करते हैं लंबाई की तो उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? पूरब से पश्चिम में 483 किलोमीटर है। बात करते हैं शहरी क्षेत्रफल की तो बिहार का शहरी क्षेत्रफल यहाँ पर आप देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रफल यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 173 फीट है। सामान्य वर्षण तो सामान्य वर्षण यहाँ पर कितना होता है? 1205 मिलीमीटर यहाँ पर बताया गया है। औसत वर्षा दिवस यहाँ पर कितना है? 52.5 दिन एक वर्ष में, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी फैक्ट हैं जो आप याद कर सकते हैं डायरेक्टली। चलिए बात करते हैं इसकी अवस्थिति की तो अवस्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको बताया कि बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। यह एक लैंडलॉक राज्य है, ठीक है, भू आविष्टित राज्य है। यह उत्तर में नेपाल देश, दक्षिण में झारखंड राज्य है, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है। बिहार नेपाल की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा 729 किलोमीटर लंबी है। अभी हम देखेंगे यहाँ पर प्रशासनिक परिदृश्य बिहार का, ठीक है। देखिए बिहार के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा हैं, ठीक है। बिहार कितने प्रमंडल में बटा हुआ है? तो आप देख सकते हैं बिहार यहाँ पर 9 प्रमंडल में बटा हुआ है। कौन कौन से हैं? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोशी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर। बिहार में टोटल जिले कितने हैं? बिहार में टोटल जिले हैं 38, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल में, और पटना जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से समझिए। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगर आपसे क्षेत्रफल में पूछा जाता है तो पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है। अगर पूछा जाता है आपसे जनसंख्या में तो जनसंख्या में बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है, ठीक है। बात करते हैं अनुमंडल की। बिहार में कितने अनुमंडल है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार में 101 अनुमंडल हैं। सामुदायिक विकास खंड कितने हैं? 534। पंचायत कितनी है? 8,406। राजस्व ग्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं। नगरीय संकुल समूह यहाँ पर आप देख सकते हैं। नगर यहाँ पर 199 बताए गए हैं। पुलिस थाने 853 है।
पुलिस जिले यहाँ पर 44 हैं। महानगर एक है पटना, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार में नगर निगम कितने हैं। तो बिहार में नगर निगम हैं आपके 19, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। पटना, गया, आरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, बिहार शरीफ, भागलपुर, बेगूसराय, दरभंगा, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सासाराम तथा सहरसा। तो ये बिहार में टोटल 19 नगर निगम है। बात करते हैं विधानमंडल की। तो बिहार में आप देख सकते हैं विधानमंडल द्विसदनीय है। द्विसदनीय का मतलब होता है विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों है, ठीक है। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है बिहार में? तो विधानसभा में टोटल 243 सीट हैं। अनुसूचित जाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 38 सीट यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 2 सीट यहाँ पर आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। कौन कौन सी हैं? कटोरिया व मनिहारी, ये दोनों सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 75 यहाँ पर आपकी विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में कितनी लोकसभा सीट हैं? टोटल 40 सीट हैं, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट कितनी है? तो लोकसभा में यहाँ पर टोटल 6 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जाति के लिए। कौन कौन सी हैं आप देख सकते हैं? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम, ठीक है। ये 6 सीटें यहाँ पर लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या यहाँ पर 16 है, तो 16 यहाँ पर राज्यसभा की सीट है और लोकसभा की सीट कितनी थी? 40, ये आपको याद रखना है। पटना सचिवालय का निर्माण कब किया गया था? वर्ष 1913 से 17 में यहाँ पर पटना सचिवालय का निर्माण हुआ था। पटना सचिवालय के वास्तुकार कौन थे? तो ये थे आपके जोसेफ मुनिंगिन्स। पटना सचिवालय के निर्माणकर्ता कौन थे? तो ये मार्टिन बर्न थे, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है। तो आपने यहाँ पर देखा कि बिहार राज्य की सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है और एक देश के साथ लगती है, ठीक है। तो ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला है यहाँ पर झारखंड। तो बिहार की जो दक्षिणी सीमा है ये आपकी झारखंड के साथ लगती है। यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देना है कि झारखंड से बिहार के कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड से बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार जिलों की सीमा टच करती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिलों की सीमा टच करती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से टच करने वाले बिहार के जिले हैं रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज एवं पश्चिम चंपारण। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से बिहार के कौन कौन से जिले सीमा टच करते हैं? तो ये हैं आपके कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, ठीक है। इसके अलावा राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला देश कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला देश कौन सा है, तो ये है आपका नेपाल, ठीक है। आपको इसे भी ध्यान रखना है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देनी है कि नेपाल से सटे बिहार के जिले कौन कौन से हैं। ये काफी बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेपाल से सटे बिहार के जिले ये हैं आपके पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज। इन जिलों के नाम आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का कितना प्रतिशत है। तो आप देख सकते हैं भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का 2.86% स्थान है, ठीक है। 2.86% ये बिहार की भूमि है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार में कुल वन की। तो कुल वन बिहार क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आप देख सकते हैं बिहार के क्षेत्रफल का 7.84% ये आपका बिहार में कुल वन है। ये डेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। बिहार की जलवायु मानसूनी है, ठीक है। बिहार की जलवायु मानसूनी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार की जलवायु कैसी है, तो ये मानसूनी है। बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये गंगा नदी ही है। सबसे गर्म कुंड कौन सा है बिहार में? बिहार में सबसे गर्म कुंड है ब्रह्मा कुंड, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा बिहार में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? ये जलोढ़ मिट्टी बिहार में सर्वाधिक पाई जाती है। बिहार की सर्वप्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो ये चावल है।
इसके अलावा बिहार में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले कौन से हैं, आपको घटते क्रम में यहाँ पर बताना है। बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 3 जिले, जैसा कि आपको बताया कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण के बाद गया है और गया के बाद पूर्वी चंपारण है। ये बिहार के क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े जिले हैं। इसके अलावा सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले बिहार के कौन से हैं, यहाँ पर आपको बढ़ते क्रम में बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका शिवहर। शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है, ठीक है। शिवहर के बाद है आपका अरवल, अरवल के बाद है शेखपुरा। तो ये 3 जिले बिहार के सबसे कम क्षेत्रफल वाले हैं। देखिए, तो आपने यहाँ पर देखा कि बिहार के सबसे कम क्षेत्रफल वाले 3 जिले हैं शिवहर, अरवल और शेखपुरा, ठीक है। अभी हम यहाँ पर जनसंख्या से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देखेंगे। देखिए, जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बताया गया है। कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुल जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग बिहार में 8.60% रहता है, ठीक है। लगभग 10.41 करोड़ यहाँ की बिहार की जनसंख्या है। पुरुष जनसंख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, महिला जनसंख्या देख सकते हैं। बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट आज की क्लास है, ठीक है। ये डेटा आपको जरूर याद रखना है। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या वृद्धि दर क्या है बिहार की, तो बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है 25.42%, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.60%। बात करते हैं बिहार का लिंगानुपात, तो लिंगानुपात बिहार में 918 है, ठीक है। और शिशु लिंगानुपात यहाँ पर 935 है। साक्षरता दर की बात करते हैं, बिहार का लिटरेसी रेट क्या है, तो बिहार का साक्षरता दर है 61.80%। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, 71.2%। महिला साक्षरता दर बिहार की 51.5% है, ये आपको याद कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, तो ग्रामीण साक्षरता दर यहाँ पर 59.78% है, जिसमें आप पुरुष और महिला की भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पुरुष यहाँ पर 69.67% साक्षर हैं और महिलाएं 49% साक्षर हैं, ठीक है। ये थी ग्रामीण साक्षरता दर। शहरी साक्षरता दर बिहार की 76.86% है, जो कि ग्रामीण के मुकाबले ज्यादा है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है बिहार में, तो ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या के मुकाबले ज्यादा है। 88.71% बिहार में ग्रामीण जनसंख्या है, जबकि 11.29% बिहार में शहरी जनसंख्या है, ठीक है। चलिए अभी आपको बताते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले बिहार के कौन कौन से हैं। इसी प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले हैं। पटना, पटना सबसे जो बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का, ठीक है। पटना के बाद पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर का नंबर आता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले बिहार के पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, तो ये हैं आपके शेखपुरा, शिवहर और अरवल, ठीक है। बात करते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले बिहार के कौन से हैं, तो फ्रेंड्स ये हैं आपके शिवहर, पटना, दरभंगा। इसके अलावा न्यूनतम जनघनत्व वाले 3 जिले हैं आपके कैमूर, जमुई तथा बांका। इसके अलावा बिहार के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से हैं, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं बिहार के गोपालगंज, सिवान और सारण। न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले बिहार के हैं रोहतास, पटना, भोजपुर। इसके अलावा न्यूनतम साक्षरता दर वाले 3 जिले हैं बिहार के पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, ठीक है। इन्हें आप याद कर लेंगे। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है रोहतास। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला बिहार में पूर्णिया है। बिहार का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है रोहतास, जबकि बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है सहरसा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें आप अच्छे से याद कर ले। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपका बिहार का मैप दिया गया है, ठीक है। आप बिहार के जिले यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, इधर पश्चिमी चंपारण ये आपका जिला है, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर कितना छोटा सा जिला है। देन सीतामढ़ी यहाँ पर आप देख सकते हैं, मधुबनी, सुपौल,
अररिया, किशनगंज, ये कोने में आप देख पा रहे हैं, ये आपका किशनगंज है। और आपको पता है कि बिहार की जो उत्तरी सीमा है ये आपकी नेपाल देश को टच करती है। ठीक है, आपसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेपाल से बिहार के कौन कौन से जिले सीमा टच करते हैं। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि कौन कौन से जिले बिहार नेपाल से सीमा टच कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें आप याद कर लेंगे अच्छे से, मैपिंग के थ्रू आप इन्हें याद करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार के पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं। तो बिहार के पश्चिमी जिले यहाँ पर गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, ठीक है, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, ये सब आपके बिहार के इधर पश्चिमी जिले हैं। पूर्वी जिले आप देख सकते हैं, ये किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, ठीक है, ये आपके पूर्वी जिले हैं इधर। दक्षिणी जिले आप इधर देख पा रहे होंगे, दक्षिण में कौन कौन से जिले हैं, तो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, ठीक है, ये आपके दक्षिण में जिले हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, अब बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल को टच करती है। ठीक है, बिहार के पूर्व में कौन सा राज्य है, यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम में कौन सा राज्य है, यूपी है, उत्तर प्रदेश। और दक्षिण में कौन सा राज्य है, झारखंड है। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, इसी के साथ कुछ जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। तो पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। अगर आपसे पूछा जाता है वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य, वाल्मीकि एवं नंदनगढ़ महोत्सव, ये आपका सब पश्चिमी चंपारण से रिलेटेड है। केसरिया महोत्सव और सीता कुंड महोत्सव, ये किससे रिलेटेड है, ये आपके पूर्वी चंपारण जिले से रिलेटेड है। ठीक है, विद्यापति महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, विद्यापति महोत्सव ये आपका समस्तीपुर में मनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बरौनी तेल शोधक कारखाना। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना ये बिहार में कहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं ये बेगूसराय जिले में है, बरौनी तेल शोधक कारखाना। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैपिंग के थ्रू आप चीजों को याद कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कारखाना, ये आपका मधेपुरा में है, बिहार के मधेपुरा जिले में है। ठीक है, गोगा बिल बिहार का सबसे बड़ा नम भूमि क्षेत्र। तो गोगा बिल क्या है, ये बिहार का सबसे बड़ा नम भूमि क्षेत्र है, जो कि कटिहार जिले में है। इसके अलावा विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य, ये बिहार के भागलपुर जिले में है, ये आप याद कर लेंगे। इसके अलावा भीम बांध अभ्यारण्य, ऋषि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड एवं रामेश्वर कुंड, ठीक है, ये सब आपका बिहार के मुंगेर जिले में है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। रेल इंजन मरम्मत कारखाना, ये बिहार में कहाँ पर है, तो ये भी बिहार के मुंगेर जिले में है। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पर। अभी देखते हैं नेक्स्ट है आपका नागी नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य, ये आपका बिहार के जमुई जिले में है। ककोलत जलप्रपात बिहार में कहाँ पर है, तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है। ये भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दशरथ मांझी लोक उत्सव गौतम बुद्ध अभ्यारण्य वन्यजीव पार्क, ये बिहार के गया जिले में है। नेक्स्ट है आपका दुर्गावती जलप्रपात दुर्गावती नदी पर बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका बिहार के कैमूर जिले में है। अनुपम झील अगर आपसे पूछी जाती है तो ये भी आपके बिहार के कैमूर जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्वामित्र महोत्सव। तो विश्वामित्र महोत्सव बिहार के बक्सर जिले में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, यह आपका बिहार के वैशाली जिले में है। इसके अलावा संजय गांधी जैविक उद्यान, इंदिरा गांधी तारामंडल, ये आपके बिहार के पटना जिले में है। ठीक है, आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी तारामंडल बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला, भारत का देखिए ये आपका बिहार का प्रथम खगोलीय वेधशाला है, जो कि पटना में बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा जो पशु मेला है सोनपुर मेला, ये भी आपका पटना में लगता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी जो चीज़ें थी बिहार के जिलों से रिलेटेड, इन्हें हमने यहाँ पर अच्छे से कवर किया है, इन्हें आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं बिहार के जिले एवं उनकी जनसंख्या तथा क्षेत्रफल यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, ये सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप देख लें। चलिए अभी हम बात करते हैं बिहार राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। देखिए, सबसे पहला फैक्ट है आपके सामने,
पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये है आपकी पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन नदी के बारे में आप याद रखेंगे। पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी है पुनपुन नदी। दूसरा है आपके सामने, भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत में बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरा स्थान है। तीसरा फैक्ट है यहाँ पर, त्रिवेणी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? त्रिवेणी नहर का उद्गम आपको याद रखना है गंडक नदी से होता है। फोर्थ फैक्ट है, कैमूर का पठार प्रसिद्ध है। तो कैमूर का पठार किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? कैमूर का पठार आपको याद रखना है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है, अनुपम झील बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो अनुपम झील बिहार में कैमूर जिले में स्थित है। इसे हमने अभी हाल ही में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है आपका, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये है आपका कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है, बिहार की सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल कौन सा है, यानी कि इसका निर्माण कब हुआ था? तो बिहार की सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण प्लिस्टोसीन काल में हुआ था। इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार कितनी है? तो आप देख सकते हैं, ये फैक्ट आपको बताया गया है। ये आप देख सकते हैं 5969.40 किलोमीटर 31 दिसंबर 2022 तक। नेक्स्ट है आपका, छोटा नागपुर के जंगल की मुख्य वनस्पति कौन सी है? तो आप देख सकते हैं ये है पर्णपाती। छोटा नागपुर के जंगल की मुख्यतः वनस्पति है पर्णपाती। नेक्स्ट है आपका, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ये कहाँ पर है? तो ये बिहार के गया जिले में अवस्थित है। इसे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके सामने, वर्तमान फरवरी 2024 बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में बिहार में टोटल 38 जिले हैं। नेक्स्ट है आपका, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो ये है आपकी चावल, गेहूं, मक्का। नेक्स्ट है, वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो आप देख सकते हैं पाइराइट के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। नेक्स्ट है आपका, गंडक, घाघरा एवं सोन नदी गंगा में क्रमशः मिलती हैं। आपको बताना है कि ये जो गंगा की सहायक नदी है ये गंगा में कौन से स्थान पर मिलती है? तो गंडक, घाघरा, घाघरा को ही सरयू कहा जाता है। गंडक, घाघरा एवं सोन नदी गंगा में क्रमशः मिलती हैं। तो ये मिलती हैं पहलेजा पटना, रिविलगंज सारण एवं विगवारा पटना के पास में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार की शस्य गहनता कितनी है? तो ये थी 144%। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क संबंधित है। ये संबंधित है उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं से युक्त निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से। नेक्स्ट है, बिहार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में चिन्हित तिथि है। ये है आपकी 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911 को ही बिहार को बंगाल से अलग होने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई थी, इसीलिए ये डेट काफी इम्पोर्टेंट है। 22 मार्च 1912 को जारी एक उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट है आपका, सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट है, संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकार की स्थापना वर्ष 1913 में हुई थी। 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए थे? तो ये थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन का निर्माण शुरू हुआ और यह उसी वर्ष बनकर तैयार भी हो गया था।
नेक्स्ट है संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल सर जेम्स डेविड सिफ्टॉन हुए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की व्यवस्थाओं के अनुरूप वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए थे। जुलाई 1937 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई थी और 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। अक्टूबर 1939 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा विघटित हो गई। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके बिहार राज्य से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जिन्हें आपको याद कर लेना है। यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में बिहार का इतिहास हम कवर करने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ से आपका बिहार का इतिहास शुरू हो जाता है। बिहार का इतिहास विभिन्न राजवंशों तथा महान व्यक्तियों और कई धर्मों के जन्मस्थान से विरासत में प्राप्त एक समृद्ध संस्कृति को इंगित करता है। आप सभी को पता है कि बिहार में विभिन्न राजवंश रहे हैं और विभिन्न महान व्यक्तियों का जन्म हुआ है। बिहार कई धर्मों का जन्मस्थान भी रहा है, जिसके कारण से बिहार की संस्कृति एक समृद्ध संस्कृति है। बिहार ऐतिहासिक रूप से मौर्य वंश की न केवल मुख्य भूमि रहा है, बल्कि बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र भी रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार मौर्य वंश की मुख्य भूमि रहा था और बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र भी बिहार है। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालय बिहार की धरती पर ही सुशोभित हुए हैं। इस अध्याय में हम बिहार के इतिहास को परीक्षा उपयोगी तथ्यों के प्रकाश में देखेंगे। तो यहाँ पर हम टू द पॉइंट चीजों को कवर करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए फिर देखते हैं। और सबसे पहले हम बिहार के इतिहास में कवर करने जा रहे हैं बिहार का प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। बिहार की प्राचीन इतिहास को हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए, बिहार का इतिहास प्राचीन काल में पुरा पाषाण काल एवं ताम्र युग की आदिम सभ्यता तक जाता है। मुंगेर से निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान से देखेंगे कि आपके जो निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष हैं, ये बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर हम चीजों को टू द पॉइंट कवर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष आपके मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा चिरांद, सारण और चेचर, वैशाली से नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, जहां से भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, ज्यादा संभावना होती है क्वेश्चन पूछे जाने की, उसे मैं आपको हाईलाइट करके बता देती हूं कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इन चीजों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं बिहार में। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नवपाषाण युग के अवशेष बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि नवपाषाण युग के अवशेष बिहार में चिरांद, सारण और चेचर, वैशाली से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसी आधार पर आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए, सर्वप्रथम ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र के लोगों का वर्णन है, जहां उन्हें कीकट, किरात कहा गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्वप्रथम बिहार के क्षेत्र के लोगों का वर्णन कहाँ पर किया गया था, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्र के लोगों को क्या कहा गया है, तो यहाँ पर इन्हें कीकट, किरात कहा गया है, ठीक है। इस शब्दावली को यहाँ पर आप याद रखेंगे। इसके अलावा बिहार का इतिहास आर्यों के आगमन के साथ विधिवत प्रारंभ होता है। आर्यों को आग की जानकारी थी एवं वे कृषि कार्य करते थे। मनु के पुत्र नाभानंदिष्ट ने वैशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आप देख सकते हैं, आर्यों को आग की जानकारी थी और वे कृषि कार्य भी करते थे। इसके अलावा जो मनु के पुत्र थे नाभानंदिष्ट, इन्होंने ही वैशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण में मिलती है। अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में व्रात्य रहते थे, किंतु ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध के सबसे प्राचीन वासी क्षत्रिय वर्ण के थे। उन्हें आर्य हे दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वे वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। इसके अलावा कनिंघम ने बोधगया में बोधगया मंदिर को खोजा। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन हेनसांग और फाहियान ने भी किया है।
इसके अलावा कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना था, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। यहाँ से 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है। कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोषरावा गांव की पहचान कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की थी। कनिंघम ने बशाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया था। इसके अलावा पूर्वी चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप, लोरिया, अरेराज के अशोक स्तंभ का भी कनिंघम ने पता लगाया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कनिंघम के बारे में काफी सारे फैक्ट्स देखे। हमने यहाँ पर देखा कि कनिंघम ने ही बोधगया में बोधगया मंदिर को खोजा था। अगर आपसे पूछा जाता है कि बोधगया मंदिर को किसने खोजा था, तो आप याद रखेंगे ये कनिंघम ने किया था। इसके अलावा कनिंघम ने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया था। इसका वर्णन हेनसांग और फाहियान के द्वारा भी किया गया है। तो यहाँ पर कनिंघम के बारे में काफी सारे फैक्ट हमने देखे हैं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि बड़गांव का पता लगाना था, जो कहां पर है, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। और यहां से, कहां से, बड़गांव से, तो यहां से आपके 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है। इसके अलावा हमने देखा कि कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोषारावा गांव की पहचान कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की थी। इसके अलावा कनिंघम ने बशाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का भी पता लगाया। पूर्वी चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप, लोरिया, अरेराज की अशोक स्तंभ का भी कनिंघम के द्वारा ही पता लगाया गया था। दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए सूचना प्राप्त होती है कि विक्रमशिला बौद्ध महाविहार की स्थापना प्रसिद्ध पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया। आधुनिक राजगृह और गया के आसपास के क्षेत्र अथर्ववेद में वर्णित हैं। कोढ़ को हटाने वाली औषधि का आविष्कार मगध में रहने वाली असुर माया रूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने किया था। इसके अलावा बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ध्यातव्य है कि बिहार के संदर्भ में जानकारी बौद्ध साहित्यों जैसे अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पटक के अतिरिक्त जैन साहित्य भगवती सूत्र से जानकारी प्राप्त होती है। विश्व में सबसे पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म वैशाली गणराज्य में हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि विश्व में सबसे पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म कहां पर हुआ था। तो आपको याद रखना है, इसका सबसे पहले जन्म विश्व में वैशाली गणराज्य में ही हुआ था। किसका? गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का। इसके अलावा विधेय माधव की कहानी सतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें विधेय माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे तथा वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई तथा नदियों को जलाती हुई सदानीरा, बिहार की वर्तमान गंडक नदी, तो बिहार की वर्तमान गंडक नदी का नाम ही सदानीरा था, सदानीरा के तट पर ठहर गई। इसके अलावा विधेय माधव अग्नि के पीछे पीछे अपने गुरु गौतम राहुगण के साथ सदानीरा के तट तक आए। सदानीरा नदी कौशल और विधेय की सीमा थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि विधेय माधव की जो कहानी है इसका वर्णन सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। भारत में सर्वप्रथम 600 ईस्वी पूर्व के लगभग संगठित राज्यों की स्थापना हुई। इन राज्यों में 16 महाजनपदों का अति महत्व है। महाजनपदों के संदर्भ में सर्वप्रथम बौद्ध साहित्य की अंगुत्तर निकाय तथा जैन साहित्य भगवती सूत्र में चर्चा मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक चीज याद रखेंगे, अंगुत्तर निकाय, अगर आपसे पूछा जाता है कि अंगुत्तर निकाय क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि अंगुत्तर निकाय एक बौद्ध साहित्य है। ठीक है, इसके अलावा भगवती सूत्र क्या है? भगवती सूत्र एक जैन साहित्य है। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद मगध, वज्जी एवं अंग बिहार में अवस्थित हैं। तो आप देख सकते हैं 16 महाजनपदों में से जो 3 महाजनपद थे, मगध, वज्जी और अंग, ये तीनों ही बिहार में अवस्थित हैं। इसके अलावा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 महाजनपद मगध, वज्जी और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय, जो कि एक बौद्ध साहित्य है, एवं भगवती सूत्र, जो कि जैन साहित्य है, तो इन दोनों में ही बिहार के 3 महाजनपदों का वर्णन मिलता है।
तो चलिए बात करते हैं अभी बिहार स्थित महाजनपदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। देखिए, बुद्धकालीन राजनीति समाज में 10 गणराज्यों की चर्चा प्राप्त होती है। इन गणराज्यों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित वज्जी संघ था। यहाँ पर आप वज्जी संघ के कुल सदस्य देख सकते हैं। ये हैं आपके लिच्छवी, वज्जी, विधे जिसे मिथिला कहा जाता है। इसके अलावा उग्र जिसे हत्याग्राम कहा जाता है, ज्ञात्रक, कुरु, कुरु को हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता है, भोगनगर, इक्ष्वाकु, अयोध्या। तो यहाँ पर आप वज्जी संघ के कुल सदस्यों को देख सकते हैं। ये सभी आपके वज्जी संघ में शामिल थे। इसके अलावा दोस्तों अंग जो कि आधुनिक भागलपुर व मुंगेर जनपद की, तो मुंगेर जनपद में पड़ता है। कौन सा आपका ये अंग जो है, ठीक है, अंग आधुनिक भागलपुर व मुंगेर जनपद। अंग की राजधानी चंपा थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आपको याद रखना है। अंग की राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी चंपा थी। बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। इसके अलावा अंग राज्य की आरंभिक राजधानी मालिनी थी। कालांतर में इसका नाम चंपा या चंपावती हो गया। चीनी यात्री हेनसांग ने चंपा को चेनाप्पो से संबोधित किया है। ये चीज भी आप याद रखेंगे कि चंपा को चेनाप्पो के नाम से किसने संबोधित किया था? तो ये चीनी यात्री थे हेनसांग, जिन्होंने इसे चेनाप्पो के नाम से संबोधित किया था। इसके अलावा वज्जी संघ मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था, जिसमें विधे, वज्जी और लिच्छवी विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। वज्जी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे, जिनकी राजधानी वैशाली थी, जो आधुनिक वैशाली जनपद का बसाड़ गांव था। यहाँ पर आप लिच्छवी की राजधानी याद रखेंगे। वज्जी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी था। लिच्छवी की राजधानी क्या थी? तो लिच्छवी की राजधानी यहाँ पर वैशाली थी। विधे अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। इसकी राजधानी मिथिला थी। यहाँ पर आपको विधे की भी राजधानी को याद रखना है। विधे की राजधानी क्या थी? मिथिला। यहाँ पर हमने आपको 3 संघ की राजधानी बताई है बेसिकली। सबसे पहले हमने आपको बताया कि यहाँ पर अंग की राजधानी क्या थी? अंग की राजधानी चंपा थी। दूसरा, विधे की राजधानी क्या थी? तो विधे की राजधानी यहाँ पर मिथिला थी। ठीक है, तो विधे की राजधानी यहाँ पर मिथिला है। और लिच्छवी की राजधानी क्या है? लिच्छवी की राजधानी वैशाली है। इन तीनों की राजधानियों को यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर अभी कवर करने वाले हैं बौद्ध संगतियां। ठीक है, बौद्ध संगति काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस टेबल को आपको काफी अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। इसे आपको बार बार देखते रहना है। दोस्तों आपको बता दें कि बौद्ध संगतियां यहाँ पर टोटल 4 बौद्ध संगति हुई है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है कौन सी बौद्ध संगति का स्थान क्या है, किसी भी बौद्ध संगति का। ठीक है, कौन से स्थान पर हुई थी, कौन से समय में हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, शासक कौन थे उस टाइम पर, और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इतनी चीजों को आपको यहाँ पर याद रखना होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बौद्ध संगति जो प्रथम बौद्ध संगति है, ये आपकी राजगृह में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति आपकी राजगृह नामक स्थान पर हुई थी। कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे और इसके शासक अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश के शासक थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, तो आप याद रखेंगे राजगृह में हुई थी। कौन से समय में हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध संगति के शासक कौन थे? प्रथम बौद्ध संगति के समय में शासक कौन थे? तो ये थे अजातशत्रु। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है प्रथम बौद्ध संगति के समय ही विनय पिटक एवं सुत्त पिटक का संकलन किया गया था। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति आपकी वैशाली में हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे सर्वकामी या सबाकामी। ठीक है, और इसके शासक थे काला अशोक। इस टाइम पर जो शासक थे वो काला अशोक थे। काला अशोक शिशुनाग वंश से संबंधित हैं। ठीक है, और द्वितीय बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म स्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया था। तो बौद्ध धर्म का यहाँ पर विभाजन हो जाता है स्थविर एवं महासंघिक में। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि बौद्ध धर्म का विभाजन कौन सी बौद्ध संगति के समय हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति के समय हुआ था। बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगति की।
तीसरी बौद्ध संगति आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी 247 ईस्वी पूर्व में, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुतसित। ठीक है, ये नाम आप याद रखेंगे, मोगलीपुतिस, ये इसके अध्यक्ष थे, और इस समय शासक थे अशोक, जो कि मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगति के समय ही तीसरा पिटक अभिधम पिटक को जोड़ा गया था। विनय पिटक और सुत पिटक का संकलन कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति में। इसके बाद तीसरा पिटक जो कि अभिधम पिटक है, इसको जोड़ा गया था तृतीय बौद्ध संगति के समय। नेक्स्ट है आपकी चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति आपकी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इस समय के राजा थे कनिष्क। कनिष्क राजा आपकी ये कुषाण वंश से संबंधित हैं। तो कनिष्क चतुर्थ बौद्ध संगति के राजा थे, और इस समय बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में कब विभाजित हुआ था, कौन सी बौद्ध संगति के समय विभाजित हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति के समय विभाजित हुआ था। इस टेबल को आप काफी अच्छे से याद कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी चारों बौद्ध संगतियों को काफी अच्छे से कवर कर लिया है। अभी नेक्स्ट है आपकी जैन संगतियां। जैन संगतियों को भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। टोटल 2 जैन संगतियां हुई थी। प्रथम जैन संगति आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, और द्वितीय जैन संगति आपकी वल्लभी गुजरात में हुई थी। इन दोनों के ही स्थान के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि प्रथम जैन संगति आपकी 310 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जबकि द्वितीय बौद्ध संगति 512 ईस्वी पूर्व में हुई थी। प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष थे आपके स्थूलभद्र, जबकि द्वितीय जैन संगति के अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमाश्रमण। ठीक है, प्रथम जैन संगति के समय शासक थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा प्रथम बौद्ध संगति नहीं, सॉरी, जैन संगति। ठीक है, देखिए प्रथम जैन संगति के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित 12 अंगों का संपादन। ये आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जैन धर्म आपका दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हुआ था। कब? प्रथम जैन संगति के समय, और इसी समय 12 अंगों का संपादन भी किया गया था। द्वितीय जैन संगति के समय धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया था। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। तो ये थी आपकी जैन संगतियां, काफी इंपॉर्टेंट थी। अभी हम महात्मा बुद्ध के बारे में समझेंगे, बात करेंगे, इसको याद करेंगे महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ जरूरी तथ्यों को। देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में कुल शाक्य वंश में हुआ था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुई थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया था, और महामाया ये इनकी सौतेली माँ यानी कि मौसी थी। इसके अलावा नहीं, देखिए एक चीज है यहाँ पर, महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था, और इनकी सौतेली माँ जो मौसी थी वो थी प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी इनकी ये सौतेली माँ थी, और इनकी माता कौन थी? महामाया। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जिसको बिंबा गोपा ये भी कहा जाता है, और इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, 29 वर्ष में गृह त्याग कर दिया था महात्मा बुद्ध ने। तो गृह त्याग की घटना जो थी ये क्या कहलाती है? ये महाभिनिष्क्रमण की घटना कहलाती है। ये चीज आप ध्यान देंगे कि 29 वर्ष की आयु में ही महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था, और गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। इसके अलावा 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात। इसके बाद वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तब से ये बुद्ध कहलाए। बौद्ध धर्म के संस्थापक है महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्मा और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। यहाँ पर हम देखेंगे महात्मा बुद्ध तथा बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक क्या है? तो गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक कमल है। ये चीज आप याद रखेंगे। दूसरा, गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित प्रतीक है घोड़ा। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से संबंधित प्रतीक है पीपल का वृक्ष। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में।
कौशल के राजा जिसने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी, ये थे आपके परसेनजीत। परसेनजीत कौशल के राजा थे जिन्होंने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। अष्टांगिक मार्ग है आपका सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाग, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग हैं। इसके अलावा प्रतीतीय समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार है। तो ये चीज भी आप याद रखेंगे, बुद्ध के उपदेशों का सार क्या है? प्रतीतीय समूह उत्पाद। चलिए अभी हम महावीर के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने महात्मा बुद्ध के बारे में देखा, अभी हम बात करेंगे महावीर के बारे में। तो महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था और इनका कुल क्या था? इनका कुल था ज्ञात्रक। इनकी मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व पावापुरी में हुई थी। तो महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी यशोदा थी और इनकी पुत्री प्रियदर्शना थी। इनके जमाता जमाली थे। तो ये चीज आप इतनी चीजों को याद रखेंगे महावीर के बारे में। दोस्तों महावीर ने 30 वर्ष में गृह त्याग किया था। 42 वर्ष की आयु में कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति की थी 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात। तो ये वर्ड आप ध्यान देंगे, कैवल्य। कैवल्य क्या है? कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त कर लेना है, जो कि जैन धर्म से संबंधित एक शब्दावली है कैवल्य। ठीक है, इसके बाद ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति जरंभिका ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी महावीर ने। कैवल्य प्राप्त होने के बाद केवलिन जिन विजेता अहर्त योग्य एवं निर्ग्रंथ बंधन रहित ये कहलाए थे। तो कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हो जाने के पश्चात इन्हें इतने सारे नामों से जाना गया था। ठीक है, आपको बता दें कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं महावीर। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इसके अलावा जैन धर्म में पंच महावर्त बताए गए हैं। तो पंच महावर्त का संबंध जो है ये जैन धर्म से है। पंच महावर्त हैं सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्य और ब्रह्मचर्य। महावीर ने 5वां वर्त ब्रह्मचर्य दिया है, जबकि शेष 4 वर्त पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित थे। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे कि महावीर ने केवल जो 5वां वर्त है ब्रह्मचर्य इसका प्रतिपादन किया है। ठीक है, इसके अलावा जो शेष 4 वर्त हैं ये पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। इसके अलावा श्यादवाद या सप्तभंगनीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए बात करते हैं महावीर एवं जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जामाली, जो इनके जमाता भी थे। इसके अलावा त्रिरत्न क्या थे जैन धर्म में? तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सटीक ज्ञान, सटीक आस्था, सटीक क्रिया। इसके अलावा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्खली गोशाल, जो कि महावीर के शिष्य थे, परंतु कालांतर में सदस्यता इन्होंने त्याग दी थी। किन जैन तीर्थकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो आपको याद रखना है ऋषभदेव, जो कि पहले तीर्थकर थे जैन धर्म के। इसके अलावा 22वें तीर्थकर अरिष्टे नेमी, इन दोनों का ही वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। सर्वाधिक पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? तो ये है 14 उपपर्व। ये सर्वाधिक पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका मगध साम्राज्य। यहाँ पर हम मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में जानेंगे। देखिए पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे कि मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा हुआ है? तो ये था आपका बृहद्रथ वंश। ठीक है, जरासंध इसी वंश का शासक था, जिसका विवरण महाभारत में भी मिलता है। मगध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद संहिता में प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में मगध के लोगों हेतु व्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है पतित। तैत्तिरीय ब्राह्मण
में मगध के लोगों के लिए तेज बोलने वाला बताया गया है। गौतम धर्मशास्त्र एवं मनु संहिता के अनुसार मगध एक मिश्रित जाति का घोतक है जो वैश्य पुरुष तथा क्षत्रिय महिला के संकरण से निर्षित है। संख्यायन आरण्यक में कहा गया है कि मध्यमा प्रतिबोधि का पुत्र मगध का निवासी था। तो ये कुछ मगध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट है आपका हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में जानते हैं। देखिए, अन्य साहित्यिक स्रोतों के अनुसार मगध का पहला राजवंश हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की थी। बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी परसेनजीत की बहन से विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया था। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी जो कि परसेनजीत की बहन थी, बिंबिसार ने कौशला देवी से विवाह किया और काशी को दहेज में प्राप्त किया था। इसके अलावा उसने वैशाली की राजकुमारी चेलन्ना से भी विवाह किया था। बिंबिसार ने अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजित कर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। तो ये चीज आप ध्यान देंगे कि अंग राज्य को मगध में किसने मिलाया था? बिंबिसार ने। उसका अवंती के शासक चंड प्रदोत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। कालांतर में प्रघोत के इलाज के लिए बिंबिसार अपने वैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, तो जीवक किसका वैद्य था? जीवक बिंबिसार का वैद्य था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। इसके अलावा विनय पिटक के अनुसार बिंबिसार 80,000 गांवों का प्रमुख था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर मगध का शासक बन गया था। अजातशत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या से क्रोधित काशी नरेश परसेनजीत ने मगध से काशी वापस ले ली थी। कालांतर में दोनों में युद्ध और संधि हो जाती थी। अजातशत्रु का कौशल की राजकुमारी वाजिरा से विवाह होता है, वह उसे काशी पुनः प्राप्त हो जाती है। अजातशत्रु ने अपने मंत्री वशकार की मदद से वज्जी संघ में फूट डलवा दी और लिच्छवियों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि उसके ही शासनकाल में महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। 483 ईस्वी पूर्व में इसके ही संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में किया गया था। तो आपने देखा था कि जब प्रथम बौद्ध संगति हुई थी तो उसके समय में कौन शासक था? तो अजातशत्रु था, ये हमने देखा था अभी। ठीक है, तो इसी के टाइम में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है और इसी के संरक्षण में, अजातशत्रु के संरक्षण में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, और कहां पर इसका आयोजन हुआ था? राजगृह में। ये चीज आप याद रखेंगे। देखिए, अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयनी मगध का शासक बना। ठीक है, उसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन था? उदयनी मगध का शासक बनता है और इसने अपनी राजधानी को राजगृह से कहां पर हस्तांतरित किया था? पाटलिपुत्र में। ये क्वेश्चन भी आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से शासक ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो ये थे आपके उदयनी। ठीक है, जो कि मगध के शासक बनते हैं अजातशत्रु की मृत्यु के बाद। उदयनी के तीनों पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक ने क्रम से अल्पकाल तक शासन किया था। देखिए, मगध का उत्कर्ष। तो मगध का उत्कर्ष यहाँ पर आप इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका हर्यक वंश है। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। दूसरा आपके सामने शिशुनाग वंश है। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने की थी। तीसरा है आपके सामने नंदवंश। नंदवंश की स्थापना महानंदिन यानी महापद्मानंद ने की थी। ठीक है, महानंदिन 8 पुत्रों का शासक, उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, ठीक है, गोविशानक, दश, सिद्धिकद और क्यावर्त। तो ये था आपका नंदवंश। चलिए बात करते हैं हर्यक वंश की। तो आप देख सकते हैं हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। बिंबिसार के बाद आप देख सकते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु ये पिता की हत्या करने वाला शासक था। ये पिता की हत्या यानी बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु के समय ही प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति के समय ही सुत पिटक और विनय पिटक का संकलन भी किया गया था। ठीक है,
अजात शत्रु के बाद आप यहाँ पर एक टाइमलाइन देख सकते हैं। अजात शत्रु के बाद उदयनी शासक बनता है, ठीक है। उदयनी पिता की हत्या करने वाला, इन्होंने भी अपनी पिता की हत्या की और शासक बने। उदयनी जो थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था राजगृह से पाटलिपुत्र में। और इनके 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, ठीक है। इसी चीज को अभी हमने ऊपर काफी अच्छे से समझ लिया है। दूसरा यहाँ पर शिशुनाग वंश आप देख सकते हैं, जिसकी स्थापना शिशुनाग के द्वारा की गई है। इनकी राजधानी वैशाली थी। काला अशोक या काक वर्ण, ठीक है, इनके राजा हुए हैं काला अशोक। इन्हीं के समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। बौद्ध संघ का विभाजन भी हो गया था महासंघिक और स्थविर में, ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति के समय में। इसके अलावा महासात्विक, नंदीवर्धन, ये नंदीवर्धन जो थे ये इसके अंतिम शासक थे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो ये थे नंदीवर्धन, ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नंद वंश में बात करते हैं, नंद वंश के बारे में, तो नंद वंश आप देख सकते हैं। धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक, इसी की हत्या कर चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। धनानंद नंद वंश के अंतिम शासक थे और धनानंद की हत्या करके ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो नंद वंश के बाद आपका मौर्य वंश आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, अभी हम शिशुनाग वंश को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए शिशुनाग वंश आपका 412 से 344 ईस्वी पूर्ण था। शिशुनाग हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल था। शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। उसके पश्चात उसका पुत्र काला अशोक शासक बना। इसके समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित हुई, जिसमें स्थविर और महासंघिक के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। नंदीवर्धन या महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट है आपका नंदवंश। नंदवंश 344 से 321 ईस्वी पूर्ण रहा, ठीक है। महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंदवंश की स्थापना की। पुराणों में उसे सर्व छत्रांतक कहा गया है। उसे एक छत्र अथवा एक राट भी कहा जाता था। तो एक राट किसे कहा जाता था? महापद्मानंद को। उसे शूद्र व दासी पुत्र भी बताया गया है। उसे इक्ष्वाकु, पांचाल, कुरु, दहे, कलिंग, सूरसेन, मैथिल, अश्मक, वितिहोत्र राज्यों का शासक भी बताया गया है। उसके समय में मगध साम्राज्य की सीमा गंगा घाटी को पार कर गई थी। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। उसी के समय यूनानियों सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो सिकंदर का आक्रमण कौन से राजा के समय हुआ था? धनानंद। धनानंद सिकंदर के समकालिक था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। धनानंद के शासन के दौरान ही लगभग 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण किया। किंवदंतियों में यह मिलता है कि धनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया था, ठीक है। चाणक्य को अपमानित किसने किया था? धनानंद ने। तो धनानंद ने ही, जो कि नंद वंश के राजा थे, इन्होंने चाणक्य को अपमानित किया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बिहार स्थित महाजनपद। तो बिहार स्थित महाजनपद था आपका अंग महाजनपद, ठीक है। अंग महाजनपद के बारे में हमने देखा था, अभी भी देख लेते हैं। अंग महाजनपद की वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान में जो आपका अंग महाजनपद था ये आधुनिक भागलपुर व मुंगेर में पड़ता है, ठीक है। इसके प्रमुख नगर कौन से हैं? प्रमुख नगर हैं अश्वपुर और भद्रिका, ठीक है। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी चंपा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा इसके अन्य नाम भी आप देख सकते हैं। मालिनी, महाभारत, हरिवंश एवं अन्य पुराणों में इसका वर्णन है। काल चंपा, काल चंपा जातक कथाएं, वाणिगम्य जैन ग्रंथ है। चंपा एवं गंगा नदी के संगम पर स्थित है। प्रथम शासक राजा अंग थे, ठीक है। और अंतिम शासक थे इसके ब्रह्मदत्त, जो कि बिंबिसार के द्वारा पराजित भी किए गए थे। नेक्स्ट है आपका मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का उदय, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मगध की राजधानी। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? गिरिवर्ज थी, ठीक है। गिरिवर्ज ये मगध की प्रारंभिक राजधानी थी और बाद में इसकी राजधानी हो गई थी पाटलिपुत्र। ये चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मौर्य वंश। यहाँ पर हम मौर्य वंश को समझेंगे थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। देखिए पुराण
बौद्ध एवं जैन साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों के द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकॉट्स, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकॉट्स कहा है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकॉट्स और एंड्रोकॉट्स किसने कहा है। ठीक है, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। इसके अलावा विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सैंड्रोकॉट्स की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो सैंड्रोकॉट्स का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त मौर्य से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को विकूटित किया था। ठीक है, डिकोड किया था। 326 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया यूनान के शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब होता है? 326 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम के तट तक आ जाता है। यहीं उसका पोरस से युद्ध होता है, जिसे वितस्ता या हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहते हैं। व्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। व्यास नदी से ही नंद साम्राज्य की सीमा आरंभ होती थी। उस समय नंद वंश का शासक धनानंद था। ठीक है, घनानंद था। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा। ध्यातव्य है कि किसी भी भारतीय स्रोत में सिकंदर के अभियान का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। एरियन द्वारा लिखित एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर में सिकंदर के विजय अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है। उल्लेखनीय है कि अरिस्टोबुलस, ओनेसिक्रेटस एवं निर्याकस सिकंदर की सेना के साथ आने वाले इतिहासकार थे। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड है 321 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व। देखिए, अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मगध का शासक बना। महावंश टीका के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे तथा बौद्ध परंपरा में भी मौर्यों को क्षत्रिय कुल का वर्जित किया गया है। दूसरी तरफ जैन परंपरा चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति से संबंधित मानती है। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज की शूद्र पत्नी का पुत्र था। 305 ईस्वी पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। युद्धोपरांत हुई संधि से चंद्रगुप्त को एरिया, हेरात, अराकोसिया, कंधार, जैड्रोसिया, मकरान, बलूचिस्तान तथा पैरोपनिसदाई, काबुल का क्षेत्र प्राप्त हुआ। साथ ही यूनानी राजकुमारी से उसका विवाह भी हुआ था। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। तो ये पॉइंट आप दोनों को याद रखेंगे कि सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज, जो उसका राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था और मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। ये चीज आप ध्यान रखना। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए और वहीं सल्लेखना उपवास से अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे श्रवणबेलगोला ये स्थान कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। और सल्लेखना, ये सल्लेखना के द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बनते हैं बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक रहते हैं। इसे अमित्रघात, भद्रशार, सिंहसेन आदि कहा गया है। यूनानी लेखकों के अनुसार उसका नाम अल्ट्री चेहीज या अमित्र चेट्स था। इसी के समय सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस तथा मिस्र के शासक टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायनोसियस मौर्य दरबार में आए थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, बिंदुसार के बाद जो शासक होते हैं ये होते हैं अशोक। अशोक 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व के समय में रहते हैं। देखिए, सिंहासन पर बैठने के बाद 269 ईस्वी पूर्व में राज्याभिषेक से पूर्व वह उज्जैन तथा तक्षशिला का राज्यपाल था। 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग विजय की थी अशोक ने। इसके बाद सिंघली अनुश्रुति के अनुसार निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था और मोगली लिपुतिस का शिष्य बना था। इससे पूर्व अशोक शैव था। ठीक है, राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद उसने बोध गया की यात्रा की। 14 वर्ष बाद धम्म महापात्रों की नियुक्ति की। 20 वर्ष बाद लुम्बिनी गया और उसे उल्विक कर मुक्त घोषित किया तथा भाग 1 कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया।
चलिए अभी बात करते हैं अशोक से जुड़े कुछ अभिलेखों की। देखिए अशोक के अभिलेख, अशोक के शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा पाकिस्तान अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। तक्षशिला तथा लघुमान से अरामेइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख, सरेकुना से यूनानी तथा अरामेइक लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अशोक के प्रमुख अभिलेख। सबसे पहले अभिलेख संख्या प्रथम लेख देखते हैं। इसमें जीव हत्या पर निषेध का वर्णन किया गया है। दूसरा लेख अशोक द्वारा विजित राज्यों एवं चोल, पांड्य, सतियापुत, केरलपुत, चेर, ताम्रपानी, अंत्योक, यवनराज व अन्य पड़ोसी राजाओं के प्रदेशों में भी मनुष्यों तथा पशुओं की चिकित्सा का उल्लेख किया गया है। दूसरे लेख में आठवां लेख में अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 11वें लेख में धम्मदान का उल्लेख किया गया है और अशोक के 13वें अभिलेख में अशोक का यह सबसे बड़ा लेख है और अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें ही अभिलेख में किया गया है। ये चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे। दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सतियापुत, केरलपुत एवं ताम्रपर्णी बताए गए हैं। वैशाली सिंह शीर्ष बिहार में स्थित है। बात करते हैं अशोक के गुहा लेख की। दक्षिण बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर नामक 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। लौरिया अरिराज स्तंभ लेख, ये स्तंभ बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण जिले में है। रामपुरवा स्तंभ लेख बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में है। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में है। तो यहाँ पर आप अशोक के गुहा लेखों को देख सकते हैं, ये कहाँ पर है। ठीक है, लौरिया लेख आपने देखा, ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में है। रामपुरवा स्तंभ लेख ये पश्चिम चंपारण जिले में है। देन लौरिया नंदनगढ़ लेख यह बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अशोक के स्तंभ लेख, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहला है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, ये दिल्ली में स्थित है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख ये भी दिल्ली में है। प्रयाग कौशंबी स्तंभ लेख ये इलाहाबाद प्रयागराज के किले में है। लौरिया अरिराज स्तंभ लेख पूर्वी चंपारण जिला। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख पश्चिम चंपारण। रामपुरवा या रामपुरवा ये आपका राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के प्रवेश द्वार पर रखा गया है। इसके अलावा संकिसा या संकाशीय स्तंभ लेख ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी हम समझेंगे मौर्य साम्राज्य में मौर्य प्रशासन को हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप मौर्य प्रशासन देख सकते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं सम्राट। सम्राट के बाद ये प्रांत, देन मंडल, आहार, स्थानीय से द्रोणमुख, खारवटिक, संग्रहण और ग्राम। तो सबसे छोटी इकाई यहाँ पर ग्राम हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया, जिन्हें चक्र कहा जाता था। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था। अशोक के अभिलेखों के अनुसार सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप प्रांत और उनकी राजधानी को देख पा रहे हैं। सबसे पहले है प्राची। प्राची जो अभी मध्य प्रदेश है, तो प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उद्दिच की राजधानी, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी और कलिंग की राजधानी यहाँ पर तोशली थी। प्रांतों का प्रशासन कुमारामात्य, कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों के द्वारा होता था। प्रांत मंडल में तथा मंडल जिलों में विभक्त होते थे, जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था, जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। स्थानीय 800 ग्रामों का समूह का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। गोप 10 गांवों का प्रशासक था। ये शब्दावली काफी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो गोप क्या है? गोप 10 गांवों का प्रशासक होता था। ठीक है, बात करते हैं नगर प्रशासन की। मेगास्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। यह मंडल 6 समितियों में विभाजित था। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो इन 6 समितियों को। जैसे प्रथम समिति है उद्योग शिल्पों का निरीक्षण के लिए है। दूसरी समिति विदेशियों की
देखरेख करने के लिए है, तीसरी समिति जनगणना के लिए है, चौथी समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था, पांचवी विक्रय की व्यवस्था निरीक्षण और छठी समिति बिक्री कर व्यवस्था के लिए है। नगर में पुलिस व्यवस्था थी जिसे रक्षित कहा जाता था। यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रोनोमई ये जिला अधिकारी थे, ठीक है, और एंटीनोमई ये नगर आयुक्त हुआ करते थे। बात करते हैं सैन्य व्यवस्था की, तो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री कौटिल्य के अनुसार चारों वर्णों के लोग सेना में शामिल हो सकते थे। मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य प्रशासन हेतु एक 30 सदस्यीय पृथक विभाग विद्यमान था, जिसे 5-5 सदस्यीय 6 समितियों में विभाजित किया गया था। ये समितियां इस प्रकार थी: प्रथम समिति जल सेना से संबंधित, दूसरी समिति रसद सामग्री के प्रबंधन से संबंधित, तीसरी समिति पैदल सैनिकों से संबंधित, चौथी अश्वारोही सेना से संबंधित, पांचवी गज सेना से संबंधित और छठी रथ सेना से संबंधित। सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल कहलाता था, ठीक है, अंतपाल ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे। ये सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी होता था अंतपाल। यह सीमांत क्षेत्रों का भी व्यवस्थापक होता था। यूनानी स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी, 800 रथों से सुसज्जित अजय सैनिक थे। अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राट, मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अशोक के उपरांत अगले 5 दशक तक उनके निर्बल उत्तराधिकारी शासन संचालित करते रहे। अशोक के उत्तराधिकारी अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी भाग में बट गया था। पश्चिमी भाग पर कुणाल शासन करता था, पूर्वी भाग पर संप्रति का शासन था। लेकिन 180 ईस्वी पूर्व तक पश्चिमी भाग पर बैक्टीरिया तथा यूनानियों का पूर्ण अधिकार हो गया था। पूर्वी भाग पर दशरथ का राज्य था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने कर दी। इससे मौर्य साम्राज्य समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का अंत हो जाता है। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। इसे भी आप याद रखेंगे, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने ही कर दी थी, ठीक है। पुष्यमित्र ने इनकी हत्या कर दी और बाद फिर पुष्यमित्र ने ही शुंग वंश की स्थापना की। तो अभी नेक्स्ट है आपका शुंग वंश। देखिए, मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग मगध का शासक बना। उसकी उपाधि सेनानी थी। उसने यवन आक्रमण को विफल किया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेघ यज्ञ किए। इसके पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र शुंग के काल में ही पतंजलि ने महाभाष्य एवं मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी। उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। इसी अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी पर महाकवि कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम नामक नाटक की रचना की है। देवभूति इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कण्व वंश। कण्व वंश देवभूति के मंत्री वासुदेव ने उसकी हत्या कर कण्व वंश की नींव डाली। सुशर्मा इस वंश का आखिरी शासक था। नेक्स्ट है कुषाण वंश। कुषाण वंश काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कनिष्क ने पाटलिपुत्र को विजित कर अश्वघोष को अपने साथ ले लिया। कुषाण कालीन नागा अर्जुन नालंदा के एक प्रसिद्ध रसायनविद थे। प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बीकर का आविष्कार नागा अर्जुन ने किया था। कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का शासन रहा। कुषाण वंश के बाद फाइनली आपका आता है गुप्त वंश, ठीक है। गुप्ता एज यहाँ पर आ जाती है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का बिलसड स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख के आधार पर निष्कर्षतः इस वंश का प्रथम शासक श्री गुप्त था, जिसकी उपाधि महाराज थी। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं गुप्त वंश को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त, ठीक है। वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। और अंतिम शासक कौन थे? विष्णुगुप्त। इन्हें आप याद रखेंगे। और गुप्त वंश को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीगुप्त के बारे में। श्रीगुप्त की इन्होंने जो है महाराज की उपाधि धारण की थी और इनके उत्तराधिकारी घटोत्कच थे। चीनी यात्री इत्सिंग द्वारा उल्लेख किया गया है। मृगरिखवान में मंदिर निर्माण इन्होंने करवाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। अपने राज्याभिषेक के आधार पर इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। संपूर्ण बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से उसके राज्य में शामिल थे। तो दोस्तों, गुप्त वंश के अगले राजा है समुद्रगुप्त। यहाँ पर हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अभिलेखों और सिक्कों पर इसे पराक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, सर्व राजोचिता आदि उपाधियां प्रदान की गई हैं। इतिहासकार वी ए स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन भी कहा है।
आर्यवर्त के द्वितीय अभियान में 9 राजाओं को विजित किया। दक्षिणापथ अभियान में 12 राजाओं को विजित किया। दक्षिणापथ अभियान में विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराजत्व का दावा किया। उसकी नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की थी। अशोक के स्तंभ इस इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उसके संविधा संधि विग्रही एवं राजकवि हरिसेन ने लिखा है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति अशोक के स्तंभ लेख पर उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त द्वारा स्वयं को इलाहाबाद स्तंभ लेख अर्थात प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। उल्लेखनीय है कि समुद्रगुप्त ने विजयों के उपरांत अश्वमेध यज्ञ किया तथा सोने के सिक्के जारी किए। अगले हैं रामगुप्त, इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। नेक्स्ट है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय है, इन्हें देखते हैं। इसे देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियों से भी जाना जाता है। इसने ध्रुव देवी एवं कुबेर नागा से विवाह किया था। दिल्ली के महरौली स्थित लोह स्तंभ लेख पर चंद्र शासक द्वारा सिंधु के पार बाहिलिकों और पूर्व में बंग शासकों पर विजय का वर्णन है। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। चीनी यात्री फाहियान ने इसके समय में ही भारत की यात्रा की थी। ऐसा माना जाता है कि उसके दरबार में 9 रत्न विराजते थे। तो आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही 9 रत्न यानी नवरत्न हुआ करते थे, जिसमें कालिदास, धन्वंतरी, छनपक, अमर सिंह, शंकु, बेताल, भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर, वरुरुचि जैसे विद्वान शामिल थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आते हैं कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ था, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को भेजा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के काल में ही हुई थी। कुमारगुप्त ने महिंद्रा आदित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अभी अगले राजा हैं हमारे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बारे में देखते हैं। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों के आक्रमण को विफल कर दिया था। स्कंदगुप्त सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित थी। काहोम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि सक्र आदित्य थी। उसने चीन में अपना राजदूत भी भेजा था। नेक्स्ट है गुप्त काल का उत्तराधार। ठीक है, ये गुप्ता काल के बाद की एज है। तो चीनी यात्री सुंगयुन ने लगभग 518 ईस्वी में भारत की यात्रा की। हेनसांग ने 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक भारत यात्रा की थी। हेनसांग के अनुसार मगध के शासक नरसिंह गुप्त बाला आदित्य में मिहिर कुल हुन को पराजित किया था। स्कंदगुप्त के बाद पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंहगुप्त, बाला आदित्य, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय ने शासन किया था। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था, जिसने मगध पर शासन किया। इनका नाम आप याद रखेंगे। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश के साथ ही मगध साम्राज्य का अंत हो गया। अभी नेक्स्ट है आपका पाल वंश। यहाँ पर हम पाल वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पाल वंश के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए, पाल वंश का संस्थापक गोपाल को माना जाता है। बिहार उसके राज्य में शामिल था। गोपाल ने ओदंतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित थे। यह महाविहार हिरण्य प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट है आपका धर्मपाल। ठीक है, धर्मपाल को समझते हैं। इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया। आगे चलकर राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित किया। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को परास्त कर अपने समर्थक चक्रायुध को कन्नौज के सिंहासन पर बैठा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप धर्मपाल को देख सकते हैं। इनकी उपाधि थी उत्तरापथ स्वामी, परम सौगात। इनकी उपाधि इन्होंने धारण की थी। इसके अलावा विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, जो कि भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी धर्मपाल के द्वारा ही की गई थी। सोमपुरी विहार का निर्माण, कन्नौज शासक इंद्रायुध पर विजय भी धर्मपाल ने हासिल की थी। धर्मपाल के समय ही प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने मुंगेर तक का क्षेत्र कुछ समय के लिए विजित कर लिया था।
धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया। विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में अतिंचक गांव में स्थित है। सोमपुरा महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। धर्मपाल को अभिलेखों में परम सौगात कहा गया है। गुजराती कवि सोडल ने इसे उत्तरापथ स्वामिन भी कहा है। नेक्स्ट है आपके देवपाल। देवपाल इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। इसने जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनवाने हेतु 5 गांव प्रदान किए थे। नेक्स्ट है महिपाल प्रथम। इसे पाल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसी के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। बौद्ध भिक्षु अतिश दीपंकर के नेतृत्व में इसने तिब्बत में एक दूत मंडल भेजा। नेक्स्ट है आपके रामपाल। रामपाल इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसी के समय कैवर्त विद्रोह हुआ था। ठीक है, अभी चलो कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्यों की यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, परीक्षा उपयोगी तथ्य, पाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? रामपाल। कैवर्त विद्रोह के समय शासक कौन था? रामपाल। कवि शोडल द्वारा उत्तरपथ स्वामिन की उपाधि दी गई थी धर्मपाल को। ओदंतपुरी महाविहार किस नदी के किनारे स्थित था? पंचानन नदी के किनारे। अरबों द्वारा पाल राज्य को कहा जाता था रुहुमा। देवपाल की माता का नाम रन्ना देवी था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कर्नाट वंश। कर्नाट वंश को देखते हैं। इस वंश का संस्थापक नान्य देव था। काफी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, आपसे पूछा जाता है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। तो कर्नाट वंश का संस्थापक नान्य देव था। इसके बाद गंग देव, फिर उसका पुत्र नरसिंह देव शासक बना। नरसिंह देव के समय ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया तथा नालंदा, विक्रमशिला जैसे महाविहारों को ध्वस्त कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान देंगे कि नरसिंह देव के समय ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया था और नालंदा, विक्रमशिला जैसे महाविहारों को ध्वस्त कर दिया था। तो ये था आपका कर्नाट वंश और कर्नाट वंश के संस्थापक नान्य देव। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका बिहार का प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अभी नेक्स्ट है आपका बिहार का मध्यकालीन इतिहास। देखिए, यहाँ से आपका बिहार का मध्यकालीन इतिहास शुरू हो जाता है। लास्ट क्लास में हमने प्राचीन काल के इतिहास को कवर किया था, तो ये सारा आपका लास्ट क्लास में कवर हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने बिहार में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश। मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक दिया गया है ये है आपका बिहार में इस्लामिक सत्ता का प्रवेश। ठीक है, देखिए, बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1206 ईस्वी के मध्य बिहार व बंगाल पर आक्रमण कर विजित किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण कब हुआ था बिहार पर? बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1206 ईस्वी के मध्य बिहार और बंगाल पर आक्रमण कर इन्हें विजित यानी कि इन पर विजय हासिल कर ली थी। ठीक है, बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का सैन्य कमांडर था। 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। बख्तियार खिलजी के आक्रमण का स्रोत तबकात ए नासिरी तथा रियाज उस सलातीन है। ठीक है, तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण का पता हमें कहाँ से चलता है? इसका स्रोत क्या है? इसका स्रोत है तबकात ए नासिरी, रियाज उस सालातीन। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप बिहार के मध्यकालीन अभिलेख देख सकते हैं। बुद्ध सेन का बोधगया अभिलेख है, बिहार शरीफ अभिलेख, संग्राम गुप्त का पंचोब ताम्रपत्र है, फिरोज तुगलक का राजगीर जैन अभिलेख है, शेरशाह का भभुआ अभिलेख है, बल्लाल सेन का सनोखर अभिलेख है, मोहम्मद बिन तुगलक का बैनीबन अभिलेख है। ठीक है, इस समय बिहार के शासक थे गोविंद पाल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस समय बिहार के शासक गोविंद पाल थे। इंद्रद्युम्न जो कि मुंगेर के उत्तर बिहार का कर्नाट वंशीय नरसिंह देव, ये इस समय बिहार के शासक थे। तो मगध में गोविंद पाल थे, मुंगेर में इंद्रद्युम्न थे और आप देख सकते हैं उत्तर बिहार का कर्नाट वंशीय नरसिंह देव थे। इसके अलावा 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे कि इल्तुतमिश ने बिहार पर आक्रमण कब किया था? 1225 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। बिहार पर तुर्कों का वर्चस्व 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण के पश्चात कायम हुआ था।
बिहार के तिरहुत क्षेत्र का विलय मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किया गया। इसका नाम तुगलकपुर रख दिया गया। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत को व्यापक क्षति पहुंचाई। इसके परिणाम स्वरूप बिहार में वर्चस्व के लिए जौनपुर और बंगाल के शासकों में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी। इसके बाद 1495 से 96 ईस्वी के आसपास सिकंदर लोदी ने दरिया खां नुहानी को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। इनका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम चीजों को टू द पॉइंट कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको इन्हें ऐसे याद करते जाना है। देखिए 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पानीपत का युद्ध आपको पता होना चाहिए। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। इसके बाद दरिया खां के पुत्र बहार खां ने बिहार में स्वतंत्र रियासत की घोषणा कर दी थी। शेरशाह, चलिए अभी हम यहाँ पर शेरशाह के बारे में जानेंगे, ठीक है। शेरशाह, देखिए शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। बचपन का नाम इनका फरीद था। इनके पिता का नाम हसन खां था, जो कि सासाराम के जागीरदार थे। इनकी शिक्षा जौनपुर में हुई थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने शेरशाह के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स को जाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि दी थी। तो आपने यहाँ पर देखा कि शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था और फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो ये बहार खां लोहानी ने दी थी। इनका नाम भी आप याद रखना। मोहम्मद शाह या बहार खां लोहानी की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा पत्नी दूदू बेगम से शेर खां ने विवाह कर लिया था। 1529 ईस्वी में महमूद लोदी की तरफ से घाघरा युद्ध में भाग लिया। इसके बाद 1529 ईस्वी में बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत ए आला की उपाधि धारण की। देखिए 1529 के बाद 1530 ईस्वी में लॉर्ड मलिका, ठीक है, 1530 ईस्वी में लॉर्ड मलिका चुनार के फौजदार ताज खां की विधवा से इन्होंने विवाह किया था। इसके बाद 1534 ईस्वी में हुए सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के महमूद शाह को पराजित किया था। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर शेर शाह की उपाधि धारण की। इसके बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर द्वितीय अफगान साम्राज्य और सूरवंश की स्थापना की थी। 1543 ईस्वी में रायसीन विजय कर वहां के शासक पूरनमल को विश्वासघात से मार डाला और भीषण कत्लेआम करवाया, जो शेरशाह पर एक कलंक है। 1544 ईस्वी में मारवाड़ विजय की। 1545 ईस्वी में कालिंजर अभियान में घायल होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो ये एक टाइमलाइन यहाँ पर दी गई है, ठीक है। देखिए इसके बाद शेरशाह ने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार आरंभ में लगभग 47 सरकारें थी। डॉक्टर सतीश चंद्र के अनुसार शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 66 सरकारों में बांटा था, जिसमें से 19 सरकार सिर्फ बंगाल में थी। सरकार का प्रशासन सिकदार ए सिकदारन तथा मुंसिफ ए मुंसिफान द्वारा चलाया जाता था। उसने भूराजस्व व्यवस्था हेतु मुख्यतः रैतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। उसने चांदी का रुपया चलाया था। अब्बास खां सरवानी ने उसकी जीवनी लिखी है। शेरशाह ने सासाराम बिहार में अपना मकबरा बनवाया था, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है, तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह मकबरा एक कृत्रिम झील के मध्य अष्टकोणीय आकार में लाल बलुआ पत्थरों से बना है। उसके बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से शासक बना। 1574 से 75 ईस्वी में बिहार पुनः मुगल साम्राज्य में शामिल हो गया था। औरंगजेब ने अजीम उशान को बिहार का सूबेदार बनाया। उसने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान देंगे कि औरंगजेब ने अजीम उशान को बिहार का सूबेदार बनाया था और उसने पटना का नाम अजीमाबाद कर दिया था। फारूक सियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया था। मुर्शिद कुली खां 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया था।
इसके बाद गिरिया के युद्ध के बाद अलीवर्दी खां नवाब बना, वह अंतिम शक्तिशाली नवाब था। 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, जो कि अलीवर्दी खां का नाती था। ठीक है। इसके बाद जून 1757 में प्लासी के युद्ध में वह अंग्रेजों से हार गया था। जून 1757 में मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। चलिए अभी बात करते हैं बिहार के प्रमुख सूफी संत की। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले है आपके सामने इमाम मोहम्मद ताज फकी। दूसरे यहाँ पर खानकाह मनरेह फशरी, स्थापना 1180 ईस्वी में। भारत की सबसे पुरानी खानकाहों में से ये एक है। खानकाह से संबंधी अन्य प्रसिद्ध संत हैं शाह कमालुद्दीन अहमद, शाह अलाउद्दीन बुखारी सतारी, इनका खानकाहा बेगूसराय में है। सिलसिला, ये सतारी सिलसिला से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है आपके मोहम्मद जिलानी अमजहरी कादरी, इनका खानकान अमजहर शरीफ औरंगाबाद में है और इनका सिलसिला कादरी है। ठीक है। नेक्स्ट है दरिया साहिब, दरिया साहिब शेख सफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी। नेक्स्ट है खानकाहा, इनका खानकाहा बिहार शरीफ में है, दरिया साहिब का। ठीक है। पैगंबर मोहम्मद के दाढ़ी के बाल व अंगूठी संरक्षित किए गए हैं, इनका सिलसिला फिरदौसी में है खानकाहा का। नेक्स्ट है बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार, तो ये हैं आपके अकबर काल में आपके सुजात खां, मिर्जा अजीज कोका, राजा मान सिंह। जहांगीर काल में अफजल खां और शाहजादा परवेज थे। शाहजहां काल में खाने आलम शाइस्ता खां थे। औरंगजेब काल में शाहजादा अजीम थे। तो ये बिहार के प्रमुख मुगल सूबेदार हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका जो बिहार का मध्यकालीन इतिहास था वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अभी स्टार्ट होगा आपका आधुनिक इतिहास। बिहार का आधुनिक इतिहास हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है। एक ही वीडियो में इसे हम कवर कर लेंगे। तो बिहार के आधुनिक इतिहास को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसे भी आज ही अपलोड कर दिया जाएगा। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।